डियर नमस्ते स्टूडेंट्स, जी। गुड मॉर्निंग। तो तो पढ़ाइए। हम लोग सांधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे संधारित्रों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप पानी कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोई कंटेनर आपके पास नहीं है, तो जितने घर में डब्बे बाल्टियाँ होते हैं सबको आप लाते हैं और सब में पानी भरने लगते हैं, कई डब्बों की ज़रूरत हो जाती है। और वहीं पर एक बड़ा सा मतलब टैंक हो तो फिर उसमें पानी हम ज़्यादा रख लेते हैं। उसी तरह से बहुत सारे सामान हैं, जैसे गेहूं का ढेर वगैरह है, बहुत बड़ा मतलब स्टोरेज नहीं है तो आप बोरों में उनको भरने लगते हैं, कई बोरे भरते हैं। उसी प्रकार से चार्ज को रखने का स्थान तो होता है संधारित्र, लेकिन संधारित्र बड़ा छोटा भी हो सकता है। और शानदार अधिक से अधिक अगर चार्ज रखने हो तो हमें अधिक से अधिक संधारित्रों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उन संधारित्रों को किस प्रकार से हम जोड़ें ताकि उस पर अधिक से अधिक हम चार्ज रख सकें, तो वहाँ जोड़ने की आवश्यकता होती है। वो जो हेडिंग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। आइए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास संधारित्र तो हैं और सब संधारित्रों को हम जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर उन पर आवेश हम रखना चाहते हैं। तो इनको किस तरह से जोड़ा जाए, बहुत सारे संधारित्र हमारे सामने हैं, किस तरह से कनेक्ट इनको किया जाए। तो संधारित्रों को कनेक्ट करने की दो विधियां हैं। एक है श्रेणी क्रम में उनको कनेक्ट किया जाए इन सीरीज, दूसरा है समांतर क्रम में कनेक्ट किया जाए पैरेलल। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे इन संधारित्रों को, समांतर में कैसे कनेक्ट करेंगे इन संधारित्रों को। तो सब इसमें पहला हमारा हेडिंग होने जा रहा है श्रेणी क्रम। तो पहला हमारा हेडिंग होगा श्रेणी क्रम। ओके, श्रेणी क्रम इन सीरीज। जो ये क्रम है इसको हम कहते हैं इन सीरीज। ओके, इन सीरीज। सीरीज में संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारे संधारित्र हैं और भिन्न भिन्न कैपेसिटेंस के ये संधारित्र हैं। तो एक संधारित्र को हमने लिया, ओके, इस तरह से लिया, उसका ये पहला प्लेट है, संधारित्र का ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, पहले ये पहला संधारित्र है, इस तरह से इसको हम जोड़ते चले जाते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में स्पष्ट, जैसे तीन संधारित्र हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर तीन संधारित्र आप देख पा रहे हैं। तीनों को जिस तरह से जोड़ा गया है, यह जो जोड़ने का हमारा ढंग होता है संधारित्रों को, इस ढंग का नाम है श्रेणी क्रम। जो ये क्रम दिया गया है श्रेणी क्रम है। और इसमें जैसे इसका कैपेसिटेंस हम मान लें C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न हैं। अब यहाँ जैसे इस पॉइंट को हम A मान लें, तो यहाँ से एक तार निकालते हैं और इसको इलेक्ट्रिक मशीन में ले जाते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन करती क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन आप जानते हैं कि जो संधारित्र है ये तो धातु का बना होता है, मतलब वो कंडक्टर होता है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक मशीन अपने अंदर खींच लेती है। जब अपने अंदर खींचेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो इस मशीन ने खींच लिया। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम संख्या में अगर बात करें तो 5 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। ओके, अब इस प्लेट की वजह से ये प्लेट तो पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है, यहाँ पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर तो ये भी है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस इनके द्वारा वो अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके आंतरिक सतह पर, यहाँ पर अंतर सतह पर ये आ जाते हैं।
तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सज गए, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर सज गए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, इस क्रिया का नाम है विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो यहाँ पर जो घटना हुई है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब क्या ये प्लस ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडक्टर वायर के द्वारा ये दूसरा ये प्लेट जुड़ा हुआ है, ये भी कंडक्टर है। तो होगा क्या कि इस कंडक्टर के C2 संधारित्र का जो पहला प्लेट है ये भी कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाएंगे, किसके द्वारा? इस पॉजिटिव के द्वारा। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन आया, ये खत्म हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, इस तरह से खत्म होता गया। और जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, फिर यहाँ पर प्रेरण की क्रिया होगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इन दोनों प्लेटों के बीच कनेक्शन नहीं है, किसी भी तार के द्वारा इन दोनों प्लेटों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरण की घटना यहाँ पर होगी। ठीक है, फटाफट एडमिट हो जाइए। मैं कहता हूँ कि 2 मिनट के अंदर आप एडमिट हो जाए ताकि हमें बार बार इधर ना आना पड़े। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रेरण की क्रिया होगी, और उसके दौरान जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके इंटरनल सरफेस पर आ जाएंगे, और उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच बिल्कुल कनेक्शन है कंडक्टर वायर के द्वारा। तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको ये खींच लेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा वैसे वैसे ये पॉजिटिव डिसअपियर होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर खींचा गया तो फिर ये पॉजिटिव हो गया। देखिए चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने काउंट किया था 5 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी 5 नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर 5 नेगेटिव चार्ज होगा, फिर यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज ओके होगा। तो इस तरह से हुआ। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा प्रेरण की क्रिया, तो यहाँ नेगेटिव 5 चार्ज आ जाएंगे ओके, और यहाँ पॉजिटिव 5 चार्ज हो जाएंगे। अब तो आगे प्लेट नहीं है, तो जो अंतिम ये सिरा है, यहाँ पर नाम हम बी रखते हैं, इसको हम अर्थ कर देते हैं। ये अर्थ कर दिए, ये पृथ्वी है। तो अर्थ करने से क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा। ये न्यूट्रल है। तो ये पूरा किस तरह से हम संधारित्र को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको हमने बतलाने का प्रयास किया है। फटाफट आप एडमिट हो जाइए और देखिए। ठीक है, तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो पहला ये संधारित्र है, जैसे हमने 3 यहाँ पर संधारित्र ले रखे हैं। तो फर्स्ट संधारित्र का जो फर्स्ट प्लेट है इसका संबंध ए से है, ए से कनेक्टेड है। फर्स्ट संधारित्र का सेकेंड प्लेट सेकेंड संधारित्र के फर्स्ट प्लेट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस तरह से इनको हम जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट डी है। यहाँ पर किसी भी संधारित्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स आते हैं कि इसकी धारिता क्या है, कैपेसिटेंस, इस पर चार्ज कितना है, और इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसकी चर्चा अवश्य होती है। ये 3 पैरामीटर्स के द्वारा ये संधारित्र का हर प्रॉपर्टी कंट्रोल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ये चर्चा होना लाजमी है कि यहाँ पर हम संधारित्र की धारिता के बारे में जानें, आवेश के बारे में जानें, और उसके विभवांतर के बारे में भी जानें। तो यहाँ पर हमने हर प्लेट पर देखा कि यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 नेगेटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम सीरीज में श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो संधारित्र का चाहे कोई भी प्लेट हो, हर प्लेट पर चार्ज एक समान होगा। ये है श्रेणी क्रम का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र कि प्रत्येक प्लेट पर चार्ज एक समान होता है। तो
अगर हम मान लें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो बिल्कुल उतना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही यहाँ प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज, उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज तो बिल्कुल सेम है हर प्लेट पर, लेकिन अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस इसका C1 है, C2 है, C3 है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस सबका एक समान नहीं है। लेकिन अगर हम विभवांतर की बात करें कि क्या विभवांतर एक समान है या डिफरेंट है, तो विभवांतर भी यहाँ पर एक समान नहीं होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 होगा, ऐसा हम मान लें। इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3। क्योंकि अगर चार्ज एक समान है, ठीक है, 3 पैरामीटर्स हैं Q, C, V, और फार्मूला में जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो Q तो भाई सब पर एक समान है, लेकिन C डिफरेंट हो जा रहा है, अलग अलग इसके वैल्यू हैं, तो फिर तो V के वैल्यू अलग अलग होंगे, V एक समान नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर ये कैपेसिटेंस सबकी एक समान रहे होते तो भी सबका एक समान होता, लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगी। ओके, और यहाँ पर एक बात करते हैं कि जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच टोटल विभवांतर क्या होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि विभवांतर एक अदिश राशि है, तो विभवांतर अगर कई हों तो वहाँ पर कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, वो तो अदिश राशि है, तो उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ते समय यह याद रखना चाहिए कि वो जो विभवांतर है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ पर टोटल विभवांतर क्या होगा, ए और बी के बीच टोटल विभवांतर अगर हम भी मान लेते हैं तो वो हो जाएगा सबके सम के बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आप देख रहे हैं ये ये श्रेणी क्रम का इंपॉर्टेंट ये पॉइंट चल रहा है इस वक्त, और इसको बहुत ही ध्यान से देखा जाना चाहिए। तो ए और बी के बीच टोटल विभवांतर क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा। पल भर के लिए अगर मान लें कि ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 5 वोल्ट है और ये मान लें 15 वोल्ट है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 15 वोल्ट के 3 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो इनका टोटल विभवांतर क्या होगा। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए तो 10 और 5 15 और 15 30 हो जाता है, यानी कि टोटल विभवांतर होगा 30। ये नंबर पर हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। ओके, और ये जैसे कि फार्मूला हमको मालूम है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल क्या होगा, Q अपान C होगा। Q अपान C आप याद रखें, V इक्वल Q अपान C। अब आइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि V1 क्या होगा, तो V1 बराबर Q तो Q है, ओके, लेकिन इसकी धारिता क्या है, C1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा Q1 अपान C1। इसी तरह से अगर हम V2 निकालने की कोशिश करें तो क्या प्राप्त होगा, Q अपान C2, और V3 हो जाएगा Q अपान C3। तो इस तरह से आपने देखा V1, V2 और V3। अगर इस मान को अगर हम यहाँ पर रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा, जैसे V है, V इक्वल V1 के स्थान पर हम लिख रहे हैं Q अपान C1 प्लस V2 के जगह पर हम लिख रहे हैं Q अपान C2 प्लस, और V3 के जगह पर हम लिख रहे हैं Q अपान C3। अगर यहाँ पर Q कॉमन ले लें, Q अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये प्राप्त हो जाता है। अब आइए एक बात हम यहाँ पर करते हैं, जैसे हम मान लें ये जो 3 संधारित्र आप देख रहे हैं इसके बदले में एक ही संधारित्र होता। 3 संधारित्र हैं, हमने देखा फिगर में, अगर हम मान लें कि इन तीनों के स्थान पर केवल एक ही संधारित्र होता, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है
वो बहुत ही ताकतवर है, और वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति इतना ताकतवर है कि वो 3 आदमियों से लड़ सकता है, मतलब 3 आदमियों के ताकत का वो बराबरी कर सकता है। यानी कि 3 लोग अगर एक साथ अटैक करें तो वह अकेला व्यक्ति इतना ताकतवर है कि तीनों को संभाल लेगा। तो उसके में कितना ताकत हुआ, तीनों के बराबर ताकत हुआ। इसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सांधारित्र हो जो इन तीनों सांधारित्रों के ताकत के बराबर हो और उसकी धारिता C हो और वोल्ट उसका V हो और उसको चार्ज Q दिया जाए, तो यहाँ पर V इक्वल हो जाएगा Q/C। तो इस सांधारित्र का नाम होता है तुल्य सांधारित्र, क्योंकि यह सांधारित्र इन तीनों के बदले, इन तीनों के स्थान पर काम कर सकता है। तो इस अकेले सांधारित्र का नाम होता है तुल्य सांधारित्र। किसके तुल्य? C1, C2 और C3 के, मतलब इन तीनों के तुल्य ये सांधारित्र होगा C। और इसके लिए अगर हम विभवांतर की बात करें तो V इक्वल टू होगा Q/C। तो अगर हम यहाँ पर V के स्थान पर अगर हम Q/C लिख दें तो ये हो जाता है Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहाँ Q और Q को कैंसिल अगर हम कर देते हैं तो फिर यहाँ 1 हो जाता है। तब हमारा फार्मूला प्राप्त होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये है सीरीज का फार्मूला जब सांधारित्र सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं कि यदि कई सांधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके तुल्य सांधारित्र का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और यहाँ एक बात आती है कि भाई जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 सांधारित्र हैं फॉर एग्जांपल, और 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के 3 हमारे पास सांधारित्र हैं। चलिए इनको हम सीरीज कर देते हैं। सीरीज करके अगर इनको हम जोड़ दें तब क्या प्राप्त होता है, चलिए एक फिगर बना लेते हैं। इस तरह से इनको हम जोड़ रहे हैं, ओके। और कंडीशन क्या है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड इनकी धारिताएं हैं, मतलब C1, C2 और C3। तो टोटल A और B के बीच में टोटल धारिता क्या होगी हम निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। यानी कि 1 का फिर व्युत्क्रम आप कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि तो 3 माइक्रोफैरड का अकेला था, अकेला 3 माइक्रोफैरड का था। और मान लीजिए हमें 1 माइक्रोफैरड के सांधारित्र की जरूरत है और हमारे पास 3 माइक्रोफैरड के तमाम सांधारित्र हैं, लेकिन हमें जरूरत है 1 माइक्रोफैरड के सांधारित्र की। तो हम क्या करेंगे, 3 सांधारित्रों को श्रेणीबद्ध जोड़ देंगे तो टोटल उनका तुल्य सांधारित्र की जो धारिता प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी 1 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से अगर हमें कम धारिता के सांधारित्र की आवश्यकता होती है तो फिर हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़कर काम कर सकते हैं। अब आइए समांतर क्रम की हम यहाँ पर बात करें। तो श्रेणी क्रम में 2 मुख्य बात बिल्कुल याद रखना चाहिए। श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज के लिए 2 पॉइंट बिल्कुल रिमेंबर कर लेने चाहिए, आज ही रिमेंबर कर लीजिए। पहला, अगर श्रेणी है, अगर सीरीज है तो हर प्लेट पर चार्ज एक समान होगा, चार्ज एक समान होगा। बिल्कुल ये रटने वाली चीज है, एकदम रट जाना चाहिए। और विभिन्न प्लेटों के बीच का विभवांतर यानी कि भी भिन्न भिन्न होगा।
अलग अलग होगा, ठीक ना। तो इस बात को आप याद रखिए कि चार्ज तो एक समान होगा, आवेश, लेकिन उनके विभवांतर अलग अलग होंगे। तो श्रेणी क्रम में इतनी सी बात याद करके फिर हम आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम के तरफ। तो समांतर क्रम में हम देखें, समांतर क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस लाभ के लिए जोड़ते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और उसका फार्मूला क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो आइए पहले हम समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं इसके बारे में हम समझें। तो समांतर क्रम दूसरा है समांतर क्रम, मतलब पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे रखते हैं, इन पैरेलल। तो समांतर क्रम की बात होगी यहाँ पर। तो देखिए एक संधारित्र यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, ओके। एक संधारित्र यहाँ है, ऐसे दिख रहा है। एक और संधारित्र यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इन तीन ही संधारित्र हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो इन तीनों संधारित्रों की पहले प्लेट को, तीनों के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट ये है, इसी से हम तीनों को कनेक्ट कर दिए पॉइंट ए से। आप देख रहे हैं ये पहला प्लेट है, पहले संधारित्र का पहला प्लेट, ये दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट, ये तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट, और इन तीनों संधारित्रों के पहले प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं। ठीक इसी प्रकार से इन संधारित्रों के जो दूसरे प्लेट हैं उनको हम किसी दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उस बिंदु का नाम हमने रख दिया बी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, संधारित्रों की जो दूसरे प्लेट हैं उनको हम एक पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, ऐसा मान लिया जाए कि इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न है, C1, C2, C3। पॉइंट ए पर हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक मशीन, ओके। इलेक्ट्रिक मशीन कर दी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, लेकिन जितना यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी क्या उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगी, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि संधारित्रों के कैपेसिटेंस, धारिताएं भिन्न भिन्न हैं। तो जिसकी धारिता अधिक होगी वह ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जिसकी धारिता कम होगी वह कम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, इधर से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर होंगे ये जरूरी नहीं है। बराबर तब होते जबकि C1 बराबर C2 बराबर C3 होता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं धारिताएं तो भिन्न भिन्न हैं, और जब धारिताएं भिन्न भिन्न हैं तो यहाँ से चलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी भिन्न भिन्न होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज एक समान नहीं होगा, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज तो होगा यहाँ पर, लेकिन वो चार्ज एक समान नहीं होगा। तो यहाँ पर Q1 हम मान लें, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q2 मान लें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q3 मान लें, क्योंकि ये चार्ज एक समान नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रेरण की क्रिया होगी, उतना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा चार्ज। इसको अर्थ हम कर देते हैं, अर्थ करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ आएगा और इसके पॉजिटिव को खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये प्लेट पॉजिटिव है तो यहाँ प्रेरण की क्रिया होगी, इसके अंतः सतह पर ऋणात्मक आवेश होगा और यहाँ बाह्य सतह पर धनात्मक आवेश होगा। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन से लिए गए इलेक्ट्रॉन द्वारा ये निरावेशित हो जाएंगे, तो यहाँ -Q2 चार्ज बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर -Q3 चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें विभवांतर की, तो यहाँ विभवांतर अलग अलग नहीं है। सभी पॉइंट्स के विभवांतर बिल्कुल एक समान होंगे, क्योंकि सबके जो पहला प्लेट है वो एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में
जो विभवांतर होगा वो भी होगा। ये नोट करने वाली चीज है, इसको नोट करना चाहिए अपने ब्रेन में। अब यहाँ पर बात करें कि C1 का विभवांतर क्या होगा तो भी होगा, C2 का क्या होगा भी होगा, C3 का विभवांतर क्या होगा भी होगा, किन्हीं दो का विभवांतर क्या होगा भी होगा, सबका विभवांतर क्या होगा भी होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी का वैल्यू अगर हम 10 वोल्ट लें और आपसे क्वेश्चन करें कि बतलाइए संधारित्र C1 कितने वोल्ट पर है, तो आपका जवाब होगा कि ये 10 वोल्ट पर है। अगर हम बात करें कि संधारित्र C2 कितने वोल्ट पर है, तो आपका जवाब होगा 10 वोल्ट पर है। C3 कितने वोल्ट पर है, 10 वोल्ट पर है। अगर हम ये कहें कि ये सभी संधारित्र मिलकर कितने वोल्ट पर हैं, तो वहां भी हमारा जवाब होगा 10 वोल्ट पर है। यानी कि यहाँ पर वोल्ट नहीं बढ़ता है, वोल्ट एक समान होता है। लेकिन चार्ज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि पहली जो संधारित्र है इसने Q1 चार्ज कलेक्ट किया है, दूसरी संधारित्र Q2 चार्ज और तीसरी संधारित्र Q3 चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन वोल्ट एक समान होता है। ये है समांतर क्रम पैरेलल की सबसे बड़ी खासियत। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन श्रेणी क्रम से करें तो श्रेणी क्रम में हमने देखा कि सभी प्लेटों पर चार्ज तो एक समान था, लेकिन इनके प्लेटों के बीच के विभवांतर भिन्न थे, डिफरेंट थे। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब आइए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो बढ़ रहा है वही तो जुड़ेगा ना। तो जैसे अगर हम मान लें कि टोटल चार्ज यहाँ से दिया गया Q चार्ज दिया गया, यहाँ Q1 आया, यहाँ Q2 आया, यहाँ Q3 आया, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये चार्ज होगा। ओके, अब यहाँ देखिए Q इक्वल क्या होता है, C भी होता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें Q इज इक्वल टू, तो क्या जवाब होगा C भी। तो C का मतलब C1 और वोल्ट का मतलब भी, क्योंकि भी तो सबका एक समान है और चार्ज भी नहीं। तो इस संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, इस पर चार्ज कितना है, Q1 है, इसकी धारिता क्या है, C1 है, इसका वोल्ट क्या है, भी है। तो इसके लिए फार्मूला होगा Q1 इक्वल टू C1 भी। इसके लिए क्या फार्मूला होगा बोलिए, Q2 इज इक्वल टू C2 भी, और इसके लिए क्या फार्मूला होगा, Q3 इज इक्वल टू C3 भी। तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं Q1, Q2, Q3 की। अब यहाँ पर अगर हम इनको रख दें इस वैल्यूज को, तो क्या प्राप्त होता है, Q इज इक्वल टू आपने देखा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ओके, यहाँ पर हम चाहें तो Q को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पर बच जाता है। अब फिर वही बात होगी कि ये जो तीन संधारित्र लगे हुए थे, अगर इन संधारित्रों के बदले में एक ही हम ऐसा संधारित्र लें, एक ऐसा संधारित्र लें जो तीनों के बराबर काम करे। ये तीन जो हम संधारित्र ले रखे थे, इनके स्थान पर एक हम संधारित्र ले रहे हैं और इस प्रकार से ले रहे हैं कि तीनों के तुल्य संधारित्र हो। तो अगर हम इसको Q चार्ज दे दें, मतलब तीनों पर जितना चार्ज दिए हैं वो सब मिलाकर Q चार्ज दे दें, और इनका जो वोल्ट है V रहे और इसकी धारिता C रहे, तो यहाँ फार्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर हम Q के स्थान पर अगर CV रख देते हैं तो यही फार्मूला क्या प्राप्त होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि हम भी कट जाएगा तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि डायरेक्ट सभी संधारित्र की धारिताएं जुड़ रही हैं। टाइम आउट का समय हो रहा है, फटाफट हम लोग काम कर लें, इसके बारे में समझ लें, ठीक है। तो यहाँ किस परिस्थिति में हम काम करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। तो पहले तो हम एक बात याद रख लें कि श्रेणी क्रम ये फार्मूला होगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन यहीं पर अगर बात करते हैं समांतर क्रम की, तो यहाँ पर यह फार्मूला हो जाता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस
C3। तो ये दोनों ही फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये श्रेणी के लिए और ये समांतर के लिए। आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि समांतर क्रम में अगर हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो फिर उससे लाभ क्या प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे संधारित्र यहाँ पर रखे गए हैं और इन संधारित्रों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लें कि ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं। इन सबको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फिर फार्मूले के द्वारा अगर जो सॉल्व किया जाए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाता है। इस तरह से अगर देखें तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 यानी कि यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 8 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो प्रत्येक संधारित्र था वह 2 माइक्रोफैरड का था, लेकिन जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दिए तो यह प्राप्त हो गया 8 माइक्रोफैरड। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर संधारित्र ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें आवेश संचय करने हो तो फिर हमें संधारित्रों को समांतर क्रम में ही जोड़ना होगा। टाइम आउट हो चुका है, फिर मिलेंगे। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।